हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती 2024 के लिए। आज के सेशन में हम जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इन जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों के क्वेश्चन शामिल हैं। तो यह आज की सेशन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, सेल शब्द किसके द्वारा दिया गया। सेल शब्द यानी सेल जो है वह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया या दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए द राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द दिया था। इन्होंने सेल की खोज की थी और वह सेल कौन सी थी, तो मृत कोशिका थी। ठीक है, यह एक डेड सेल थी। इसकी खोज इन्होंने पेड़ के छाल से की थी और यह याद रखना है, यानी जो पेड़ का छाल है, बार्क है, उससे मृत कोशिका की खोज की थी। तो पहला श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक को सेल की खोज के लिए। याद रखना है, इन्होंने 1665 में सेल की खोज की थी, एक मृत कोशिका की। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी, जो कि एक जीवाणु से उन्होंने खोजा था। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है। और यहाँ पे याद रखना है कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक नाम आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, रितिका के चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है। तो जो वैक्यूम होती, जो रितिका होती हैं आपके सेल में, उनकी चारों तरफ जो झिल्लियां होती हैं उन्हें टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, माइक्रोफिलामेंट्स एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसे कहा जाता है। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होता है दोस्तों, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन से ही बना होता है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक्टिन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना, यह आपके जो मसल्स होती हैं उनको डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, मसल्स डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और यह प्रोटीन के बने होते हैं जिसे एक्टिन कहा जाता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। आप सभी जानते हैं जो प्लांट सेल होता है वह किसका बना होता है। यह तो आपका सबसे इजी सवाल हो जाता है, याद रखना है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल वाल पाया जाता है आपके प्लांट सेल में और जीवित कोशिका जो होता है आपका उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलुलोज का बना होता है मुख्य रूप से, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि। लाइसोसोम आप सभी कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है, याद रखना है, यह हाइड्रोलाइटिक गति के लिए जाना जाता है। हाइड्रोलिटिक गति, जो लाइसोसोम होता है ना, वह आपके शरीर में या तो आप पानी या फिर आप कुछ भी जैसे भोजन कर रहे हैं तो वो पचाने का एक तरह से काम करता है, एक एंजाइम छोड़ता है। कुछ देर बाद अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो जो आत्मघाती थैली होती है, जो आपका लाइसोसोम होता है, बस स्वयं फट जाता है, फट के बाहर छिटक जाता है और इसमें से जो एंजाइम निकलते हैं वह आपके अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए इसे सुसाइड ऑफ सेल कहा जाता है, यानी आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, प्रतिबंध एंजाइमों की खोज किसने की थी। तो प्रतिबंध जो एंजाइम होते हैं इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखना है स्मिथ एंड नॉर्थन ने की थी। जो आपका रिस्ट्रक्चर एंजाइम है, प्रतिबंध एंजाइम है, और यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आपके डीएनए अणु का आकार को निर्धारित करने में मदद करता है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पता है यहाँ पे हमने बायो के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और साथ ही फिजिक्स के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम यहाँ पे 35 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है। संघनन क्या होता है, जो कंडेंसेशन होता है, जो संघनन होता है उस समय जो निकलने वाली ऊष्मा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और यह संघनन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, जो यह एक प्रकार की जो एक प्रक्रिया है जिसमें वाष्प या गैस को आकार को निर्धारित करता है। ठीक है,
जिसे आप रोटी होता है ना, रोटी फूलने पे उसमें अगर आप हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाप सबसे ज़्यादा जलनशील होता है। अगर आप उबलते हुए पानी को देखें और भाप को देखें तो उबलता हुआ पानी जितना गर्म नहीं होता, जितना जलनशील नहीं होता, जितना आपका भाप होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह एक गुप्त ऊष्मा होता है, इसमें निकलने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, जो आपका प्राकृतिक रूप से अगर पूछा जाए तो प्राकृतिक रूप से कितने तत्व हैं यह आपने बताना है। टोटल एलिमेंट की संख्या 118 है, टोटल एलिमेंट 118 है, याद रखना है। टोटल जो आपके तत्व हैं आवर्त सारणी में 118 हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो आपके कितने तत्व हैं, तो याद रखना है 94 तत्व है। यह 94 तत्व जो हैं एलिमेंट, यह एसएससी और रेलवे, ठीक है, एसएससी और रेलवे इन दोनों के द्वारा माना गया है कि जो नेचुरल एलिमेंट हैं वह आपके 94 हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, डैश का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर्स में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है जो आपका नाभिकीय रिएक्टर्स के रूप में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो यह आपका यह यूरेनियम 235 है, यह आपका नाभिकीय रिएक्टर्स के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए यह जो ऑप्शन ए है CO16 जो है, यह आपके कैंसर, जो कैंसर का इलाज होता है, कैंसर की जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं P जो 32 है, तो P32 जो है यह आपके बोन, जो आपका हड्डी है उसकी जाँच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो आपका यह I131 है, इसका जो इस्तेमाल है यह घेंघा है, घेंघा रोग, उसकी जांच के लिए किया जाता है। तो यह सारे इंपॉर्टेंट हैं ऑप्शन, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, जल वाष्प को वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, जो आपका जल वाष्प है उसे फिर से पानी में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए क्या शब्द हम यूज करेंगे? तो यहाँ पे याद रखना है आपका क्या, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघनन। संघनन ही यूज करेंगे नहीं, ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघनन ना, कंडेंसेशन ही बोलेंगे, कंडेंसेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कितने प्रतिशत कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है? तो याद रखिए, जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी गोलाकार का जो पृथ्वी है आपका अर्थ, तो उसमें जो प्रॉपर्टी है कितने प्रकार के उसमें खनिज पाए जाते हैं, कार्बन खनिजों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो यह परसेंटेज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इन्हें आप लोग इग्नोर मत किया करिए, ध्यान पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 0.02% आपकी पृथ्वी प्रॉपर्टी में कार्बन प्रतिशत की संख्या है, कार्बन खनिजों की संख्या है, यह आपने याद रखना है। वहीं अगर एटमॉस्फेयर में देखा जाए, वातावरण में नाइट्रोजन की संख्या 78% होती है और ऑक्सीजन की संख्या होती है आपकी 21%, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होती है आपकी 0.03%। यह याद होना चाहिए क्योंकि यह जर्नल क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा, जो आपका एटम है, परमाणु है, उसका जो प्रतिपादन है वह किसने किया था? तो यहाँ पे डेमोक्रिटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द प्रतिपादित किया था। और याद रखिएगा, परमाणु किससे बना होता है? तो जो परमाणु होता है वह आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से बना होता है आपका परमाणु। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हैं यह क्या है? तो यह किसके समस्थानिक हैं? तो याद रखना है, यह आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उस तत्व की पहचान करें जो उपधातु नहीं है। याद रखिएगा, जो उपधातु नहीं है यह बताना है। तो यह सभी आपके उपधातु हैं, लेकिन जेनॉन की बात की जाए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जेनॉन है, जेनॉन आपका उपधातु नहीं है, यह आपका क्या है? तो यह आपके जेनॉन की बात करें, यह आपके नोबल गैसेस हैं, अक्री गैसेस, और यह
किस तत्व में पाए जाते हैं, यह आपके किस ग्रुप में पाए जाते हैं, तो यह 18वें ग्रुप के समूह हो जाते हैं, जेनॉन याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक डैश कहा जाता है। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं इन दोनों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका साइंस के क्वेश्चन हैं वह सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं आरपीएफ में, तो इसलिए आरपीएफ कांस्टेबल वाले जितने भी बच्चे हैं वह साइंस को ज़्यादातर ध्यान देंगे। याद रखना है कि साइंस के चाहे वह बायो के क्वेश्चन हो या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स, इन तीनों में से कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये नहीं कि आप बायो ही पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए तो तीनों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि साइंस तीनों हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वायुदाब को क्या कहा जाता है। वायुदाब की बात करें तो वायुदाब जो है इसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। और वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है या आपसे पूछा जाए तो वायुमंडलीय दाब को बेरोमीटर में इसका मेजरमेंट किया जाता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो जो बायोगैस और सीएनजी है इसका मुख्य घटक होता है आपका मीथेन। और मीथेन का फार्मूला क्या है, तो मीथेन जो है इसको किस रूप से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वह CH4 होता है। CH4 मीथेन का यह सूत्र है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन जो कि सबसे ज़्यादा मानव जीवन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑक्सीजन, तो याद रखना है ऑक्सीजन की जो खोज है वह किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है तो 21% है आपके वायुमंडल में। और याद रखना है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए मेंडलीव कौन थे तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी। ठीक है, आवर्त सारणी की खोज की। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मॉडर्न आपका पीरियोडिक टेबल है यानी आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज मोजले ने की थी, याद रखना है। सबसे पहले मेंडलीव ने इसकी खोज की थी आवर्त सारणी की, यह आपने याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड कौन है तो रदरफोर्ड जो हैं इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, याद रखना है। ठीक है, और चैडविक ने रदरफोर्ड ने जो है किसकी खोज की थी, यहाँ पे चैडविक जो है उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने का सोडा बहुत लोग यूज करते हैं, अपने घरों में भी रखते हैं। तो जो खाने का सोडा है उसका अणु सूत्र क्या है, अणु सूत्र इसका पूछे यानी फार्मूला क्या है, तो NaHCO इसका पूरा फार्मूला हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसे हम बेकिंग सोडा के अलावा क्या बोलते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण का आधार है। तो यानी जो मॉडर्न आपका पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है, तो याद रखना है वह आपके परमाणु क्रमांक पे आधारित हैं। परमाणु क्रमांक पे आधारित हैं आपके मॉडर्न आवर्त सारणी, याद रखना जिसे मोजले ने दिया था। ठीक है, डेनियल मोजले ने इसको पर आपका दिया है आवर्त सारणी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी वह किसके आधार पे था, तो वह आपके परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के आधार पे उसको आपको स्थापित करवाया था। तो यहाँ पे याद रखना है उसी को आपको परिवर्तित करके आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पे व्यवस्थित कराया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हंसाने वाली गैस का सूत्र है। यह तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। हंसाने वाली जो गैस होती है लाफिंग गैस जिसे हम कहते हैं उसका आपका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा Na2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है डॉपलर प्रभाव संबंधित हैं। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यह ध्वनि से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि का मात्रक क्या है तो याद रखना है जो ध्वनि है वह डेसिबल में मापा जाता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है एक दांत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट, जो एक डेंटिस्ट होता है वह उसके द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण, यानी जो डेंटिस्ट होते हैं वह दांतों के इलाजों के लिए कौन सा
दर्पण यूज करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण यूज करते हैं। अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो यह आपके व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स, ठीक है, यानी जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनके दर्पण, उनके में जो साइड मिरर होते हैं उनमें कौन सा दर्पण यूज होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण होता है, याद रखना, उसमें उत्तल दर्पण होता है। लेकिन जो डेंटिस्ट के दांतों के लिए जो जांच होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। यह आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि दोष जो होता है उसके लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस का यूज करते हैं दूरदृष्टि के लिए और निकट के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेंस का प्रयोग करते हैं, न कि दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप का जो तीव्रता का मापन किया जाता है वह रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है, ठीक है, रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है। और इसके मेजरमेंट की बात की जाए, इसका जो मात्रक होता है जिसमें मापा जाता है वह आपका सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापने का जो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगर मापन की बात करें तो ये रिएक्टर पैमाने पे ही इसको मापा जाता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, यानी जो मनुष्य है उसके लिए ध्वनि जो है उसका एक स्तर होता है, उसका मानक जो ध्वनि स्तर है वह कितना है? तो यहाँ पे 60 डेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 से आप 70 तक कर सकते हैं, 70 सबसे ज़्यादा हो जाता है, तो आपका यहाँ पे 60 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक हो जाता है सेकेंड। और वहीं प्रकाश तीव्रता किसका मात्रक है? यह सभी बातें आपको याद रखनी होती है क्योंकि ये फिजिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड होता है आपका समय का, और दूरी का जो है प्रकाश वर्ष या दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, या दूरबीन का आविष्कार किया था किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो अदिश राशि है कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी, यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना है आप सभी को, सूर्य उदय के समय यानी जो सनराइज होता है और सनसेट होता है दोनों समय आसमान लाल दिखता है, जो लाल रंग का आपको दिखाई देता है तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न, आप लोग टेलीविज़न भी काफ़ी लोग देखते हैं, तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेल्ट ने किया था। और यह पूछा जाता है आपसे, आविष्कार से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो कि आपके अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस री एग्जाम हुआ है 2024 में, उसमें भी ऑक्सीजन की खोज, एलिमेंट की खोज के भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो लेजर का आविष्कार का जो श्रेय है वह जाता है थियोडोर मेनन को। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। जो विद्युत ऊर्जा है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है वह होता है आपका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो जब सीटी स्कैन होता है तो उसमें क्या प्रयोग में लाई जाती है? तो एक्स किरणें से ही आपकी सीटी स्कैन की जाती है। यह ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? यह जो थ्योरी है वह किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आइंस्टीन ने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन आपके जो कि जर्नल साइंस से संबंधित है, जिसमें हमने साइंस के यहाँ पे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन सब के क्वेश्चन शामिल किए थे। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपनी ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।